इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु पेज नंबर 45 तथा पेज नंबर 51 के सभी प्रश्न करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 45 पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगर आपने पीछे के वीडियो में 20 नोट्स देखे होंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। उत्तर होगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, अन्यथा सभी धातुएं प्रायः ठोस रूप में होती हैं। दूसरा प्रश्न, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब एक ऐसे धातु का उदाहरण देना है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह धातु है सोडियम। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तीसरा, एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो उत्तर लिखेंगे चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अब चौथा नंबर प्रश्न, एक ऐसे धातु का उदाहरण देना है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो उत्तर यहाँ स्टेटिन लिखा हुआ है, लेड भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न, आघातवर्ध्यता तथा तन्य का अर्थ बताएं। अब सबसे पहले आघातवर्ध्यता का अर्थ समझते हैं। तो धातु पर जब हथौड़े से चोट किया जाता है तो वह चपटी होने लगती है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। देखिए, धातु को जब हम लोग हथौड़ी से चोट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो क्या होता है, वह चपटा होने लगता है। मतलब भंगुर जैसा छिटकता नहीं है, चूर चूर नहीं होता है। तो जो चूर चूर नहीं हो उसी को आघातवर्ध्य कहते हैं और इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। दूसरा, तन्य। तो धातु को जब खींचते हैं तो वह बढ़ती है, इसके इस गुण को तन्यता कहा जाता है। देखिए, धातु को जब खींचा जाए, जोर दिया जाए, तो वो लंबी होती चली जाती है। सोना में तो इतना तन्यता का गुण है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे लंबी तन्य धातु होती है। तो यही जो गुण है, बढ़ने वाला, तार के रूप में खींचकर बनाने वाला, इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। अब इस पेज पे 45 नंबर पे यही 2 प्रश्न हैं। अब पेज नंबर 51 का प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। उत्तर कैसे लिखेंगे, सोडियम हवा के साथ अभिक्रिया कर जलने लगता है तथा यह जल से भी अभिक्रिया करता है, किंतु यह केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि इसका संग्रहण केरोसिन में किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सोडियम का संपर्क हवा से टूट जाता है। अब देखिए, केरोसिन में रख देने से क्या होगा, सोडियम पे हवा नहीं जाएगा। हवा नहीं जाएगा तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। इसे जल में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील धातु होता है और जल से भी बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर जाता है। यह इतना अभिक्रियाशील होता है कि यदि मुक्त रूप में हवा में रख दिया जाए तो भी यह धीरे धीरे जलने लगता है। दूसरा नंबर प्रश्न, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, नीचे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उसका समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन, अर्थात भाप मतलब H2O, आयरन मतलब लोहा Fe। तो भाप आयरन के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। देखिए, हम लोग नोट्स में पढ़ चुके हैं कि जो आयरन है वो गर्म जल अथवा ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु भाप से करता है। वही रिएक्शन यहाँ लिखना है। तो ये है लोहा Fe और यह है H2O जल, एरो FeO4 प्लस H2। अब संतुलित करने के लिए यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4 रख दिया गया है। दूसरा नंबर, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। देखिए, H2O के साथ कैल्शियम Ca और
पोटेशियम के दोनों का अलग अलग रिएक्शन यहाँ देखना है। तो यहाँ देखिए H2O जल प्लस कैल्शियम, Ca है एरो, CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस, ये एरो ऊपर की ओर जो होता है तो गैस का निशान होता है। अब यहाँ पर जल H2O प्लस पोटेशियम के, यहाँ KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है, यहाँ पहले था क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस यहाँ भी H2 गैस फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। तीसरा नंबर प्रश्न, A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ये सारणी को देखने के बाद प्रश्न पूछ रहा है कि इस सारणी का उपयोग कर A, B, C, D के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये सारणी जो है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पे आगे के सारे प्रश्नों का उत्तर करना है। पहले इस सारणी को यहीं स्क्रीन पे रखते हुए सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं, इसके बाद कैसे लिखेंगे ये आगे हम लोग अभी देख लेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? यहाँ A, B, C, D में बताना है। तो A आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात आयरन से यह वीक है, कमज़ोर है। वहीं कॉपर सल्फेट से विस्थापन, अर्थात कॉपर से ये आयरन जो A है ये ताकतवर है। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आगे बात नहीं करेंगे। तो B जो है आयरन को विस्थापित कर देता है, विस्थापन की अभिक्रिया करता है, और कॉपर के साथ यहाँ कुछ दिया नहीं है, जिंक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, और यहाँ भी सिल्वर नाइट्रेट से भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ C को अब देखते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं आयरन से, अर्थात ये आयरन से कमज़ोर है, कॉपर से भी कमज़ोर है, यहाँ जिंक से भी कमज़ोर है, सिल्वर से विस्थापन की अभिक्रिया देता है, अर्थात सिल्वर से ताकतवर है। डी कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, अर्थात ये जो डी है इन चारों में जो धातु के ये सल्फेट या नाइट्रेट जो भी हैं उनसे ये डी जो है कमज़ोर है। अब जब हम तुलना करते हैं तो इसमें बी जो है बी सबसे अधिक ताकतवर है, अर्थात बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये स्पष्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए धातु बी जो है बी कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है आयरन से कमज़ोर है अभिक्रियाशीलता के मामले में, तो जब बी आयरन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो कॉपर को भी विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तीसरा, धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा बी, इसके बाद होगा ए क्योंकि ये कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसके बाद हो जाएगा सी क्योंकि डी सबसे कमज़ोर है, किसी के साथ विस्थापन नहीं दे रहा है। अब आइए कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। पहला का आंसर, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो लिखेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी है क्योंकि यह आयरन सल्फेट से विस्थापन की अभिक्रिया देता है। दूसरा, धातु बी को कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? लिखेंगे उत्तर, धातु बी को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो विस्थापन की अभिक्रिया होगी। तीसरा, धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 धातुएं हैं ए बी सी डी, चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता के रूप में इस प्रकार हैं। पहले है बी, फिर उससे कम है ए, फिर उससे कम है सी, फिर उससे कम है डी। तो ये घटते हुए क्रम में यहाँ दिखा दिया गया। प्रश्न नंबर 4, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आंसर लिखेंगे, अभिक्रियाशील धातु को HCl में डालने पर H2 गैस का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोग नोट्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी धातु
जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया करता है। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है Fe प्लस H2SO4 एरो FeSO4, यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। FeSO4 प्लस H2 गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। प्रश्न नंबर 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर होगा, जब जिंक को आयरन सल्फेट में डाला जाता है तो विस्थापन की अभिक्रिया होती है, जहां जिंक सल्फेट बनता है और लोहा अलग हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखिए, पढ़ने से ही स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो जिंक है FeSO4 से रिएक्शन जब कर रहा है तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक जो है लोहा से मोर रिएक्टिव है, Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये Fe को अलग करके अपना सल्फेट यहाँ बना लेगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ लोहा जो है अलग हो जाएगा। तो इस पृष्ठ पे इतने ही प्रश्न थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 54 और 55 का उत्तर करेंगे। धन्यवाद।